सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात छोड़ी थी कि आज के दिन कमल चड्ढा से जो मुलाकात हुई ऑफिस में, उसकी बात करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि उन्होंने ये किस्सा कमल चड्ढा वाला ऑलरेडी सुन लिया था, एक बार पहले मैंने एपिसोड बनाया था। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि ये पूरी सीरीज एक कंटिन्यूटी में चल रही है। ये एक इंडिपेंडेंट सीरीज है। पहले एपिसोड्स में कुछ मजबूरियों से कुछ बातें आधी अधूरी रह गई थी, और इस एपिसोड में जो आप सुनोगे ये बातें पहले उस एपिसोड में नहीं हैं। एक शख्स है जो उस समय का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसके साथ एक जो प्रोफेशनल रिश्ता था वो कैसे डेवलप होता है पर्सनल लेवल पे, ये कुछ बातें हैं जो आम लोगों के साथ नहीं होती हैं। कोई ऐसा रिपोर्टर मुंबई का नहीं है जिसने इतना लंबा समय उस डॉन को मिलने के साथ बिताया हो। इसमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना को मिलता है। अब जहाँ बात सीखने की आती है तो आप एक बच्चे से भी सीख सकते हो। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और मैं तो अपने आप को बहुत बार कह चुका हूँ, आपको अपने आप को क्राइम का स्टूडेंट समझता हूँ। ये क्राइम मेरा एक पीएचडी का सब्जेक्ट है। मैं तो हर चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, छोटी छोटी बातों को नोट करता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, और जहाँ से कोई अच्छी बात सीखने की मिले, भले वो अपने दुश्मन से ही मिले, वो सीख लेनी चाहिए। ये मेरी कमजोरी भी है और मेरा प्लस पॉइंट भी है। और रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, तोड़े बड़े आसान से जा सकते हैं। रिश्तों का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है जहाँ उसका कोई संबंध है। हर चीज के पीछे कोई मकसद नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ एक वो शख्स जिसके बारे इतना कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो शख्स है कौन। एक मुंबई पुलिस के हवलदार के घर में पैदा होके बहुत सारे बहन भाई थे। उस माहौल से निकल के, मुंबई के उस माहौल से निकल के आज दुबई में बैठ के वो रिमोट कंट्रोल से अंडरवर्ल्ड चला रहा है। उसमें क्या ऐसी बात है कि वो कामयाब है। तो जो आदमी इस किस्म के फील्ड में कामयाब हो सकता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। ये मेरा पर्सनल लेवल पे मानना था। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम इसको मिलो, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम आओ और हमें मिलो। एक प्रोफेशन में अगर आप नई बातें सीखनी छोड़ दो तो आप एक स्टैग्नेटेड वाटर की तरह हो जाते हो जिसमें उल्ली लग जाती। खैर, कमल चड्ढा वो शख्स जो इतने सालों से मुंबई छोड़ के दुबई में रह रहा था। पहले मैंने बताया था, कोई ऐसा मुंबई का स्मगलर नहीं है जो उसको नहीं जानता था। कोई ऐसा कस्टम का ऑफिसर नहीं है जो नहीं जानता था। वेल एडुकेटेड, उस जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ और एमए पास किया हुआ और आर्डेंट रीडर, बहुत पढ़ता था वो किताबें। अब ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, उसने एक अपना प्रोफेशन चुना, उसकी सजा या उसका खमियाजा भी उसने भुगता। दाऊद से बहुत पहले उसको मुंबई छोड़ के शारजा जाना पड़ा क्योंकि कस्टम उसके पीछे लगा हुआ था। और ये जब एक शख्स को आप मिलते हो, मेरा क्या लेना देना था कमल चड्ढा से। मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि मैं उस आदमी को मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि है कैसा, कैसा लगता है जिसके बारे में इतना सुना है। और मेरे पास कोई जरिया नहीं था उसको अप्रोच करने का। अगर करता भी तो शायद वो नहीं मिलता।
तो अगले दिन एज प्रॉमिस मैं दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में पहुंचता हूँ 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर दोपहर के बाद। और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद में ही मैंने जाके बिल्कुल नहीं पूछा दाऊद इब्राहिम को कि वो कब आएगा, कितने बजे आएगा। मैंने फ़ोन करके जो मुझे अब्दुल्ला ने बोला कि आप दोपहर के बाद आ जाइए, तो मैं अपने समय पे पहुंच गया। 10-15 मिनट के बाद कमल चढ़ा आता, जिसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा तो उसके बारे में सुना बहुत था। अब इस मुलाकात से मेरी और दाऊद इब्राहिम की कुछ बातचीत आसानी से होने लगी थी। वो जो एक प्रोटोकॉल होता है, जब नए नए किसी को मिलते हो, वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगा था। वो जो छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे सवाल, उससे अब बातें कुछ लंबी होने लगी थी। उसने आते ही मेरे से हाथ मिलाया। उसको पता था, दाऊद इब्राहिम ने बता दिया था कि बलजीत परमार आपको मिलना चाहते हैं, आपके आ जाइए, कल समय है। तो वो चला आ गया, काम धंधा छोड़ के अपना। मेरे लिए नहीं, वो दाऊद इब्राहिम के लिए आया था। इससे मैंने एक सबक और सीखा कि आप देश में, परदेश में, कहीं भी हो, जो आदमी किसी भी फील्ड में काउंट करता है, उसके साथ अगर आपके रिश्ते हैं, मैं नेक्सस नहीं कहता, रिश्ता एक बहुत पवित्र शब्द है, इसमें कोई नफेरियस बात नहीं होती। और उसी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि किसी भी तरह का कोई बिजनेस या इस किस्म की कोई साझेदारी उन दोनों की नहीं थी। कमल चड्ढा वॉज वेरी सीनियर टू दाऊद इब्राहिम। वो हाजी मस्तान और वरदा राजन मुडलियार, इन लोगों के साथ कंधा मिलाता था। लेकिन दाऊद ने एक उस आदमी के दिल में भी अपनी जगह बना के रखी थी। ये इस किस्म की रिलेशनशिप डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मैं यही तो स्टडी करता था हर मीटिंग में, और मैंने क्या लेना देना था वहाँ जाके। तो दोस्तों, इनफॉर्मल हालचाल पूछने के बाद, जैसे हमारे पंजाबियों का एक कमल चड्ढा भी पंजाबी था, तो होता है कि आप कभी आए, आप इनको 2-3 दिन हो गए आए हुए, तो ये क्रिकेट का मैच देखने आए थे। मुझे पता होता कि आपका शारजा में एड्रेस कहाँ पे है, तो शायद हम खाली आपके पास आ जाते। हम शारजा में थे, पता तो था शारजा में, लेकिन अब कहाँ हो, कांटेक्ट कोई नहीं था, बात अपनी कभी हुई नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। कमल चड्ढा मुझे नाम से, मेरी राइटिंग से, मेरे आर्टिकल से मुझे पहचानता था। मेरे सब कस्टम में जितने दोस्त थे सबको वो जानता था। और वहीं से बात शुरू हुई। जब बैठ के हम थोड़ा प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ, तो मैंने पूछा कि कभी सिद्धार्थ सिंह सेखों से बात हुई। ये नाम सुन के पहली बार दाऊद ने जेस्चर किया कि ये बात कहाँ से निकल आई, सिद्धार्थ सिंह सेखों। सिद्धार्थ सिंह सेखों जो ऐसे सेखों के नाम से मशहूर हैं, वो उस समय मुंबई के कलेक्टर कस्टम हुआ करते थे। उसके पहले DRI में बहुत साल निकाले, बहुत तगड़े ऑफिसर, जिसके पीछे लग जाते थे छोड़ते नहीं थे। और आजकल वो रिटायर होने के बाद कस्टम में ही प्रैक्टिस भी करते हैं। खैर, वो दूसरी बात। मुंबई के रहने वाले, ज़्यादा मुंबई में रहे। मुंबई के खालसा कॉलेज से उन्होंने अपना BA किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से MA किया था। और महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी के साथ उनकी शादी भी हुई थी। क्या, बट ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, मेरे से बहुत बनती।
मैंने शायद किसी एपिसोड में उनका जिक्र भी किया है, नहीं तो आने वाले समय में करें। तो जब कस्टम में कोई हीरो वगैरह होती थी तो कमल चड्ढा स्मगलर्स के साथ जाता था। ये बात पहली बार मुझे सिद्धार्थ सिंह सेखों ने ही बताई थी। तो वहीं से मैंने बात शुरू की। तो कमल चड्ढा बोला, बहुत सालों से बात नहीं हुई, बट ही इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर। तो हमने पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया, मैंने और कमल चड्ढा ने। दया शंकर की बात निकली, शंकर भट्ट की निकली, GS नारंग जिसके पास जो ही वॉज इन चार्ज ऑफ एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन व्हेन ही वॉज एंटी स्मगलिंग का असिस्टेंट कमिश्नर था। तो इस किस्म के काफ़ी सारे लोगों की बात निकली जो उस समय कस्टम में बहुत एक्टिव थे। मिस्टर आयंगर, उनकी बात निकली, जो जिन लोगों के साथ कमल चड्ढा का कभी वास्ता पड़ा था। इसी तरह एक मिस्टर भारद्वाज हुआ करते थे, उनकी बात निकली। निर्मल सिंह थे कस्टम के, काफ़ी लोगों से। तो हम कुछ मिनट पंजाबी में बात करते रहे। तो पहली बार दाऊद ने खुल के बोला कि आप पंजाबियों की एक बुरी आदत है, जब दो पंजाबी मिल जाते हैं तो वो पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि तीसरा चौथा आदमी भी उनके साथ है, उसको उनकी बात समझ में नहीं आती। तो कमल चड्ढा ने मखौल से बोला कि आप तो अच्छी खासी पंजाबी समझ लेते हो, आपके भी बहुत दोस्त पंजाबी हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है, मैंने सोचा, जैसे बहुत सारे क्यास लगाए जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम जिस लड़की को प्यार करता था, पहला प्यार जिसको कहते हैं, द फर्स्ट लव, वो भी पंजाबी थी। शायद बाद में शादी दूसरी जगह होगी, दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दाऊद के दिल में पंजाबियों के लिए रहा। बहुत से उसके दोस्त पंजाबी जो मुझे जानते हैं मुंबई में, जिनके साथ दाऊद की कोई बिजनेस की डीलिंग रही या दूसरी, वो सब के सब पुराने किस्से सुनाते हैं। उसके बाद मुझे पता चला, जो आगे आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, कि कैसे कैसे पंजाबियों के लिए दाऊद का सॉफ्ट कॉर्नर रहा और कैसे कैसे उसके रिश्ते आगे बढ़े। वो दिल से पंजाबियों की इज्जत करता था। उसके 2-3 कारण थे, बाद में मैंने बात हुई थी बहुत मीटिंग्स के बाद। उसका ये था कि एक तो पंजाबी सच्चे इंसान होते हैं, दोगले नहीं होते, या जितने लोगों से उसका वास्ता पड़ा होगा वो ऐसे मिले होंगे। और एक बोलता है दिल की बात कह देते हैं, कोई बनावट नहीं होती इनकी बातों में। और तीसरी, दोस्ती निभाते हो तो पूरी वफादारी से। ये गुण पंजाब की धरती में है। ऐसा नहीं कि दूसरे कौमों में नहीं है, दूसरे देशों में नहीं है, लेकिन पंजाब में शायद ज़्यादा होगा। देश के लिए कुर्बानी देनी हो, या देश के लिए मर मिटना हो, या दोस्ती के लिए मर मिटना हो, तो पंजाबियों की मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खैर, तो हमने पंजाबी में जब बात की तो दाऊद ने मखौल से कहा कि आप दो पंजाबी मिल जाते हो तो पंजाबी में बात, तो हमने फिर हिंदी में बातचीत करना शुरू कर दिया। तो आप बोला, नहीं, मैं तो मखौल कर रहा हूँ, तो आप अपनी भाषा में बात कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। और वो कुछ समय के लिए बाहर चला गया, शायद उसको काम भी था। एक तरीका होता है कि दूसरे आदमी को बुरा भी नहीं लगे, शायद इन बिटवीन दाऊद को कोई जरूरी काम होगा, उसने बाहर जाना होगा। अगर हमें बोल के जाता कि आप बात कीजिए, मैं जा रहा हूँ, उसको लगता होगा शायद कमल चड्ढा जी को बुरा नहीं लगे, उससे बड़े थे, मैं तो छोटा आदमी था। लेकिन बड़े तरीके से उसने हमें दोनों को कंफर्टेबल बनाया। ये एक और बात मैंने सीखी कि अगर दो लोगों को बातचीत करने की फ्रीडम देनी है तो तीसरे आदमी को कमरे से बाहर चले जाना चाहिए।
हालांकि हमारी कोई भी सीक्रेट बात नहीं थी। इतने में चाय भाई आ गई, कुछ नाश्ता भी आया, शायद साउथ इंडियन कुछ नाश्ता था, मेंदू बड़ा ये वो इस किस्म का कुछ। तो वो मेरा ख्याल कमल चड्ढा ने कहा था कि मैं आज लंच वगैरह नहीं लिया तो कोई थोड़ा सा हल्का सा खाने के लिए मंगवा लो, तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाया गया था। और मैं ऐसी बातें नोट नहीं करता कि उसमें क्या था क्या खाया। बहुत से लोग कमेंट करते हैं दाऊद क्या खाता है, आपने लंच किया तो उसने क्या खाया। अरे भाई, मैं उससे बात कर रहा था जो उसकी प्लेट की तरफ देख रहा था। जो सबसे घटिया आदत होती है जब आदमी दूसरे आदमी को खाते हुए उसकी प्लेट में देखते हो कि क्या खा रहा। इट्स अगेंस्ट ऑल मैनर्स है। तो वहाँ हमारी कम से कम 20-25 मिनट मैं और कमल चड्ढा बात करते रहे। मैंने उसके भाई शशि का हाल पूछा, तभी मनू नारंग की बातें हुई, क्योंकि मैं उसके होटल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुका था, एम्बेसडर होटल का, पहले बताया आपको। हॉलीडे इन हमारे पास था, एम्बेसडर था और वेलिंगटन क्लब था रेस कोर्स वाला, तीनों का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मैं ही था। तो मनु नारंग के बाद उसका भाई रमा नारंग का बेटा भी आजकल शायद वो होटल संभाल रहा है। बीच में पता चला था कहीं देहरादून मसूरी की तरफ उसने कुछ आश्रम वगैरह बना लिया है, वो जंगलों में रहता है, कुछ ऐसी बातें भी सुनी थी। तो ये सब बातें तो मैंने ये भी पूछा कमल चड्ढा को कि आपके इतने अच्छे रिलेशन थे सबके साथ, ठीक है एक दो केस ऐसे बने, तो आपको देश क्यों छोड़ना पड़ा। तो उसने कहा 2 कारण थे। एक तो मैं शांति की जिंदगी जीना चाहता, सुकून की जिंदगी, जो मुंबई में नहीं मिल रही थी। कभी इसका फ़ोन कभी उसका फ़ोन, यहाँ आओ वहाँ जाओ, यहाँ बयान रिकॉर्ड करो वहाँ करवाओ, फिर लोगों के काम करवाने वाले लोगों के फ़ोन, मेरे साथ चलो यार मेरी आज हीयरिंग है। तो वहाँ पहली बार मुझे कमल चड्ढा ने बताया कि वो हाजी मस्तान और ऐसे स्मगलर्स के साथ कस्टम डिपार्टमेंट में इसलिए जाता था कि अंडर द कस्टम एक्ट एक ऐसी प्रोविज़न होती है जब किसी स्मगलर की स्मगलिंग के केस में क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जिसको एडजुडिकेशन कहते हैं, उसकी जब प्रोसीडिंग चलती हैं तो वहाँ पे एडवोकेट नहीं जा सकता, आपका वकील नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने किसी एडवाइज़र को, अपने किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को सलाह लेने के लिए, जो आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो उसमें ट्रांसलेट करके आपकी ऑफिसर की भाषा आपको बतानी, जो अंग्रेज़ी में चार्जशीट आपको दी गई है उसका मतलब आपको समझाने में, सलाह नहीं, खाली कम्युनिकेशन इधर से उधर करने के लिए। अब जो कस्टम की जो चार्जशीट बनती थी एडजुडिकेशन की, वो अंग्रेज़ी में होती थी और बहुत कम लोग जो स्मगलिंग के धंधे में थे उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ना वरदराजन को आती थी, ना हाजी मस्तान को आती थी, ना यूसुफ पटेल को आती थी, ना ऐसे बहुत थे और भी। इनके आगे जो परिंदे थे जो पकड़े जाते थे, वो चरणजीत बाली हो या बख्शी हो या कोई और हो, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी पढ़नी लिखनी। तो कमल चड्ढा अंग्रेज़ी की वो चार्जर पढ़ के उनको हिंदी उर्दू में इन लोगों को समझाता था, ये फिर उसका जवाब देते थे हिंदी में। वो हिंदी कस्टम वालों को आती है, तो उस प्रोसीडिंग्स का मतलब यही होता है कि आपका वकील कहीं आपके बिहाफ पे दलीलें नहीं दे, वो हकीकत क्या है वो जानने के लिए वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके लिए एज टू असिस्ट करना, उस आरोपी की मदद करने के लिए आप साथ जा सकते हो, सलाह देने के लिए नहीं। तो ये कमल चड्ढा इसलिए साथ में जाता था, इसीलिए उसकी सबके साथ बहुत बनती थी। और आपको हैरानी होगी कि हर बड़े फंक्शन में ये लोग जाते थे, जब कुछ इनको सब पहचानते थे, लेकिन कमल चड्ढा को कोई नहीं पहचानता था। वो सोशल मीडिया के पहले का ज़माना था,
कमल चड्ढा की तस्वीर कभी अखबार में नहीं छपी थी उस समय तक। मैंने बड़ी मुश्किल से एक तस्वीर उसकी निकाली थी, कस्टम वालों से वो इस्तेमाल की। खैर, तो बातचीत हमारी चलते इतने में नाश्ता आ गया और दाऊद इब्राहिम भी वापस आ गया। उसके बाद हमारी और आधा घंटा बातें होती रही। दाऊद ने भी बीच बीच में अपनी बात की कि वो ऑफिसर को मैं भी जानता हूँ, उसके साथ ये बुरा हुआ, उसके साथ ये अच्छा हुआ। लेकिन बातों बातों से मुझे ये इशारा मिल जाता था कि कुछ ऐसे ऑफिसर जिनको मैं अच्छा समझता था वो कहीं ना कहीं अंदर से गलत थे। तो उसके बाद जब मैं वापस आता था दुबई से कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, जो मैं मांगता नहीं था, बात बात से निकल आती थी, तो दो से दो चार बनाना तो एक इंटेलिजेंट आदमी को आना चाहिए, हर आदमी को आना चाहिए। कहाँ जाके तार मिलती। तो मैं जब कुछ अपने खास दोस्तों से बात करता था, कस्टम के या पुलिस के, कि इस शख्स के बारे में मैंने ऐसा सुना, मैं किसी को ये नहीं बताता था कि दाऊद ने ऐसा कहा था, न तो इतना इशारा करता था कि इसके बारे में कुछ है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, आपको क्या लगता है। अब वो ऑफिसर तो सब जानते थे, वो बता देते थे कि ये इस किस्म का घपला है, ये ऊपर से कुछ और है, लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मेरे बहुत सारे लोगों के बारे में जो परसेप्शन थी वो मैं जब वापस आके कंफर्म करता था तो वो क्लियर हो जाती थी। और मैं बहुत बचा कई बार, क्योंकि अगर उन लोगों पे जिनके ऊपर मैं भरोसा करता था, यकीन से उनके साथ बात करता था, वो बात आगे कहीं भी कर सकते थे। मुझे तो बाद में पता चला कि ये तो दोगले लोग हैं। तो मेरे कैरियर में बहुत फर्क पड़ा, मैं ऐसे लोगों से दूर हो गया जिनके बारे में इशारों इशारों में मुझे इशारा मिला। दाऊद इब्राहिम से बातें करते करते, या कमल चड्ढा से करते, या और करीम लाला से बातें करके, या हाजी मस्तान से बातें करके, बहुत से लोगों की तस्वीर साफ हो के सामने आती थी। ये एक मेरे प्रोफेशन में मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि मैं जब पता चल जाता था ये शख्स गलत है तो मैं उससे दूरी बना लेता, क्योंकि अगर गलत आदमी के साथ आप बैठोगे तो कभी ना कभी आपकी छवि के ऊपर भी सवाल उठने लगे। बहुत से लोगों ने रहमान खान के बारे में सवाल पूछे, उसके बारे में और बताइए, जब उसका जिक्र आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा। रहमान खान इतनी शान से क्यों रहता था, क्योंकि उसके ऊपर कोई दाग नहीं था। करीम लाला की फैमिली से आने के बाद भी उसके ऊपर किसी ने उंगली आज तक नहीं उठाई। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि रहमान खान है कौन। समद खान को सब जानते हैं, रहमान को नहीं जानते, एक्सेप्ट सम क्लोज इनर सर्कल जो है वो जानते हैं। खैर, तो ये लंबी चौड़ी मीटिंग चली। मैंने दाऊद इब्राहिम का शुक्रिया किया कि आपने एक हमारी इच्छा पूरी की, कमल जी से आज मिला दिया। उसके बाद कमल उठा जाने के लिए तैयार हुआ, तो मैंने उसको कहा कि कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो शारजाह आ जाना। तो मैंने कहा हम तो कल भी शारजाह में थे, लेकिन फिर आएंगे, जरूर मिलेंगे। और उसके बाद एक बार मिलने का मौका मिला शारजाह में, लेकिन वो एक ट्रेजिडी के बाद मिला। एक अनफॉर्चुनेट मर्डर हो जाता है शारजाह में, उसमें कैसे दाऊद इब्राहिम ने और कमल चड्ढा ने उस फैमिली की मदद की, वो आपको मैं किस्सा सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो रिश्ते जो आगे की आगे बढ़ते हैं वो कोई फायदा उठाने के लिए नहीं बढ़ते, वो इस किस्म की मुश्किल में, एक ट्रेजेडी में भी काम आ जाते हैं। तो ये दाऊद इब्राहिम से मीटिंग्स का किस्सा
जारी रहेगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप जो पुरानी बात बता चुके हो दोबारा मत बताइए, लेकिन इसका कंटेक्स्ट संदर्भ जो है वो और है। पहले जो मैंने सुनाया था उसका कंटेक्स्ट संदर्भ और है। अगर आप आज के एपिसोड को कमल चड्ढा के पहली एपिसोड से मिला के देखोगे आपको बहुत सारा अंतर फर्क मिलेगा। जैसे ही कमल चड्ढा उठा कि मैं अब चलता हूँ, मैंने भी राउत से कहा मैं भी चलता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस से निकल के लिफ्ट से नीचे आते हुए और कमल चड्ढा की गाड़ी तक जाते हुए मैं कमल चड्ढा को थोड़ा सा और देखना चाहता था और उससे और पंजाबी में कुछ बातें करनी चाहता। इस बीच में एक दो लतीफ़े भी हुए, जोक्स मीटिंग में। उससे जो एक तकल्लुफ़ होता है, एक मर्यादा होती है बातचीत की, उसमें थोड़ी सी छूट मिलने लगी थी हम दोनों को, मुझे भी और दाऊद इब्राहिम को भी। और आगे आगे ये वो जो पुराना बात होती थी आइए बैठिए करिए नहीं, वो सब खत्म हो गई। फिर जाना बैठ जाना और हंसी मजाक बहुत कुछ होता था। आने वाले दिनों में इसी के किस्से जारी रखेंगे। मैंने देखा नीचे जब कमल चड्ढा के साथ गया लिफ्ट में तो उसके पास भी मर्सिडीज गाड़ी थी, एस क्लास की। बहुत महंगी गाड़ी होती होगी उस जमाने में, बड़ी हुआ करती थी, टॉप मॉडल था मर्सिडीज का। तो उसको गाड़ी में बैठा के जाने तक उसको बाय बाय करके मैं पैदल निकला और अपने होटल दिल्ली दरबार पहुंच गया। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।